पाकिस्तान से सटी सीमा पर बीएसएफ का सिविक एक्शन प्रोग्राम, साइबर खतरों से स्थानीय लोगों को जागरूक करने का अभियान। सीमा पार से साइबर अपराधी राजस्थान में फैला रहे नेटवर्क, पाकिस्तानी खुफिया एजेंट कर रहे पाकिस्तानी सिम कार्ड का इस्तेमाल। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए बीएसएफ ने तैयार किया है विशेष कार्यक्रम। विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान और जनता के बीच करीब 50 लघु फिल्में दिखाने की तैयारी। पाकिस्तानी सिम कार्ड का इस्तेमाल रोकने का अभियान है और ये बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी सिम कार्ड का इस्तेमाल न सिर्फ भारतीयों के जरिए सूचना इकट्ठी करने के लिए किया जाता है, बल्कि जिसे हम कहते हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है, हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, उनको लोभ प्रलोभन देकर ब्लैकमेल किया जाता है। और शायद बीएसएफ ये चाहता है कि पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल को रोका जाए, और इसको शायद नहीं, वो कंफर्म चाहता है कि पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल बंद हो, ताकि जो बेवजह पाकिस्तानी सेना या आईएसआईएस के शिकार हो जाते हैं उनको बचाया जा सके। और उसके लिए लघु फिल्म वहां पर दिखाई जाएगी, जिनमें पाकिस्तानी सिम का दुष्परिणाम कैसे जिंदगियों को बर्बाद कर देता है, राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है, इस पर वो आधारित है। और बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ का महासमापन महाशिवरात्रि के साथ हो चुका है, लेकिन आखिरी 3 दिन प्रयागराज एयरपोर्ट ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया। वैसे तो महाकुंभ ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया, लेकिन बीते उसे 3 दिन पहले रोजाना 20 उड़ानों की क्षमता और 3 दिन में प्रयागराज में उतरे 748 विमान। प्रयागराज पहुंचने वाली 748 उड़ानों में से 394 थी चार्टर्ड उड़ान। प्रयागराज एयरपोर्ट पर 3 दिन में पहुंचे 75,500 से ज्यादा यात्री। सोमवार को प्रयागराज में 282 उड़ानों से पहुंचे 27,322 यात्री। आमतौर पर प्रयागराज एयरपोर्ट पर रोजाना पहुंचते हैं करीब 300 यात्री। महाकुंभ के 46 दिनों में प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचे 5,59,178 यात्री। और ये भी आंकड़ा अपने आप में प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए भूतो न भविष्य। जैसे कि महाकुंभ के लिए कहा जा रहा है कि 144 सालों के बाद यह संयोग बना था, ना जाने एयरपोर्ट पर अब यह संयोग कब बनेगा और कैसे बनेगा। बात करते हैं श्रमिकों के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के बड़े फैसले की। दरअसल ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रेजरी की 237वीं मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए हैं। ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर की सिफारिश की गई है। ईडीएलआई योजना में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी गई है। ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों में वृद्धि की, सेवा के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर न्यूनतम लाभ की शुरुआत। गैर योगदान अवधि के बाद सेवा में रहते हुए मृतक आश्रितों को मिलेगा लाभ। सेवा निरंतरता अवधि को 2 महीने के अंतराल को ईडीएलआई में जोड़ा गया है। दरअसल जनवरी 2025 से सभी आरओ में सीपीपीएस को लागू किया गया है। ईपीएफओ के 2025-26 के बजट अनुमान को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री शोभा सचिव सुमित डावरा इस दौरान मौजूद रहे। आपने स्कूलों में बच्चों के ड्रेस को एकदम सेम देखा होगा, लेकिन क्या वाकई में प्रदेश में अब शिक्षकों की यानी कि टीचर्स की ड्रेस भी एकदम हूबहू होगी, सेम होगी? दरअसल सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए जल्द लागू हो सकता है ड्रेस कोड। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में सलाह दी है। शिक्षकों को साधारण और शालीन वस्त्र पहनने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि शिक्षकों के पहनावे का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। एक निश्चित ड्रेस कोड से विद्यालय में अनुशासन और सकारात्मक माहौल बनाया जा सकता है। 2017 में वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में भी शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की बात की गई थी, लेकिन अंतिम निर्णय तक ये बात पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन इस बार इसी शैक्षणिक सत्र से शिक्षकों के लिए एक नया फरमान आ सकता है, या कहें कि एक नया निर्देश आ सकता है। सरकार की इस पहल की शिक्षकों और शिक्षा विभाग अधिकारियों के बीच चर्चाएं जारी हैं, और अगर ये होता भी है तो इसमें कुछ गोरेज नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं भी होना चाहिए कि शिक्षक टी शर्ट जीन्स लोअर पहनकर आ जाएं। ये तो नहीं होना चाहिए।
हालांकि ज्यादातर शिक्षक शालीनता से भरी ड्रेस ही पहनकर आते हैं, लेकिन अगर एक ड्रेस कोड होगा तो न सिर्फ स्कूल का एक अलग माहौल होगा, बल्कि शिक्षकों के प्रति जो छवि है शायद हो सकता है उसमें भी थोड़ा बदलाव हो, क्योंकि ड्रेस कोड अपने आप में एक समर्पण लाता है, डेडिकेशन लाता है और इससे ज्यादा डिसिप्लिन लाता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्टालिन पर निशाना। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बोली शेखावत, कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं। जो सवाल उठा रहे हैं उनको पहले हिंदी भाषा के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए, जानना चाहिए। एमके स्टालिन ने राजस्थानी भाषा पर भी सवाल उठाया, तब मैंने उन्हें राजस्थान में आने के लिए आमंत्रित किया कि यहाँ आइए और यहाँ आकर देखिए कुछ दूरी में किस तरह भाषाओं में परिवर्तन होता है, और यही हमारी पहचान। वैसे भी कहते हैं कि कोस कोस पर बदले वाणी पानी और 4 कोस पर बदले वाणी, और यही हिंदुस्तान है। राजस्थान में 5000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की राह तेज हो गई है। केंद्र से हाल ही में कुसुम कंपोनेंट ए में स्वीकृत प्रोजेक्ट से जुड़ी खबर। राजस्थान डिस्कॉम ने प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए शुल्क की कवायद की है। इन प्रोजेक्ट्स की प्रीफिक्स लेवलाइज्ड टैरिफ निर्धारण के लिए याचिका दायर और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में याचिका पर आमजन से सुझाव मांगे गए। 4 मार्च को होगी सुनवाई। इसके बाद प्रोजेक्ट का तय होगा बेस प्राइस। डिस्कॉम ने आयोग के समक्ष पेश दायर याचिका में 3.04 रुपए मांगी है बेस प्राइस।